देश दुनिया की सारी बड़ी खबरों के साथ आगे सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे 12,000 भाजपा कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किया गया है। बताएंगे भाजपा के चीफ से लेकर बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री तक पर एफआईआर दर्ज किया गया है। दोस्तों बताएंगे हुड़दंग मचाने को लेकर यह बड़ी अपडेट बताएंगे क्या चलने वाला है बुलडोजर। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता को जूते से पीटने वाला बयान एक सांसद ने दिया है। दोस्तों बताएंगे विपक्ष के सांसद की ओर से ऐसी बातें क्यों कही गई है और क्यों बीजेपी के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इसी के साथ में मूड ऑफ द नेशन सर्वे के अंदर हो गया है खुलासा, भारतीय जनता पार्टी है जबरदस्त तरीके से बैकफुट पर। दोस्तों एक एक करके चलेंगे देश दुनिया की सारी बड़ी खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि प्रशासन के लोगों को मजबूती से कार्रवाई करना चाहिए और हुड़दंग मचाने वाले एक एक नेता के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय संविधान जय भारत का कानून जरूर लिखेगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर झारखंड की राजधानी रांची के अंदर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से एक रैली बुलाई गई थी, लेकिन रैली शांतिपूर्ण करने की जगह कई जगह हुड़दंग देखने को मिले। दोस्तों पुलिस प्रशासन के लोगों पर पत्थरबाजी तक की गई, यहां तक कि प्रशासन के लोगों ने जब लाठीचार्ज करने की कोशिश की तो उल्टा उन पर भी अटैक करने की कोशिश की गई। इस पूरे मामले पर जबरदस्त हुड़दंग मचाने के बाद अब पुलिस प्रशासन की ओर से एक एक लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। पुलिस कर्मियों के साथ झड़प के मामले को लेकर 51 को नामजद किया गया है और 12,000 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। रिपोर्ट में झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमर कुमार बावरी और केंद्रीय मंत्री संजय सेठ और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत कुछ प्रमुख बीजेपी नेताओं के नाम शामिल है। रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि मजिस्ट्रेट के बयान पर रांची के लालपुर थाना में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इन लोगों के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। लालपुर थाना प्रभारी रूपेश कुमार सिंह ने कहा कि 51 पहचाने गए लोगों सहित 12,000 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को सभी जिला कार्यालयों और पुलिस स्टेशन पर प्रदर्शन किया है। बता दें कि बैरिकेड्स तोड़कर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ में पुलिस की झड़प भी हुई है। दोस्तों पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले और पानी की बौछार की है और रबड़ की गोलियां चलाई गई है। दोनों पक्ष ने दावा किया है कि इसमें कई प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। वहीं पर जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 163 लागू किया था, जिसने परिसर को छोड़कर कार्यक्रम स्थल मोरहावादी मैदान के 500 मीटर के दायरे में सीआरपीसी की धारा 144 को बदल दिया था। इस दौरान शुक्रवार को सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक इस परिधि के भीतर सार्वजनिक बैठकों, रैली, धरना प्रदर्शन और 5 या अधिक लोगों की सभा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। दोस्तों आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर देगा किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए इन सारे नेताओं के ऊपर जो पूरी तरीके से हुड़दंग मचाने का काम कर रहे हैं। साथ नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद का बयान आया है। दोस्तों उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विधायक राकेश चौधरी को लेकर कड़ी टिप्पणी की है। आपको बता दें कि राकेश चौधरी भारतीय जनता पार्टी के विधायक और प्रवक्ता की ओर से एक मीडिया चैनल के दौरान मायावती को लेकर गलत भाषा का इस्तेमाल किया गया था। इस पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक को जूते से पीटना चाहिए। बीजेपी के कुछ नेताओं के दिमाग खराब हो गए हैं, नेताओं को खुश करने के लिए हैसियत से ज्यादा बोलते हैं। बहन जी हमारी नेता है, बहन जी के सम्मान की लड़ाई आजाद समाज पार्टी आगे भी लड़ता रहेगा और इस तरीके के बयान को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। चंद्रशेखर आजाद की ओर से 2 टूक बयान दे दिया गया है। साथ दोस्तों मूड ऑफ द नेशन की ओर से एक सर्वे कराया गया, इंडिया टुडे ग्रुप की ओर से कराए गए इस सर्वे में कई सारे दावे सामने आए हैं। दोस्तों कास्ट सेंसस को लेकर जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक सवाल पूछा गया था कि क्या देश के अंदर जातीय जनगणना होनी चाहिए, तो फरवरी 2024 में 59% लोग कह रहे थे कि हाँ होनी चाहिए और 28% लोग मना कर रहे थे, लेकिन अब आंकड़ा अचानक से बदल गया है। दोस्तों कास्ट सेंसस को लेकर अब जो अगस्त महीने में सवाल पूछा गया है तो 74% लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा होना चाहिए और 24% लोग मना कर रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों आंकड़े में तेजी से इजाफा देखने को मिला है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि मूड ऑफ द नेशन सर्वे में देश के मन की बात सामने आ गई है। हर बीतते वक्त के साथ जातिगत जनगणना की मांग बढ़ती जा रही है। अब 74% लोगों का कहना है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। समाज में किसकी कितनी आबादी है ये सबको पता होना चाहिए। इस सवाल के जवाब से ही सबकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है। देश के लोगों का साफ संदेश है, जातीय जनगणना कराओ, ये हमारा हक है। इसके ऊपर राहुल गांधी की ओर से भी प्रतिक्रिया दी गई। उन्होंने कहा कि मोदी जी अगर आप जातीय जनगणना को रोकने के बारे में सोच रहे हैं तो आप सपना देख रहे हैं, कोई शक्ति अब इसे रोक नहीं सकती। हिंदुस्तान का ऑर्डर आ चुका है, जल्द ही 90% भारतीय जातीय जनगणना का समर्थन और मांग करेंगे। ऑर्डर अभी लागू कीजिए या आप अगले प्रधानमंत्री को यह करता देखेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों नरेंद्र मोदी और भाजपा के लोगों पर साफ तौर पर दबाव बनाते हुए कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोग दिखाई दे रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि देश के लोग जातीय जनगणना चाहते हैं और बार बार राहुल गांधी के द्वारा लोगों को पूरा मामला जब समझाया गया तब जाकर लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। लोगों को पता चल रहा है कि कैसे इससे न्याय सुनिश्चित किया जाएगा, लोगों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाएगा और हाशिए पर पड़े एक बड़े समाज को एक बड़ा उत्थान दिया जाएगा। साथ साथ दोस्तों दिलीप मंडल जो आजकल भारतीय जनता पार्टी के सरकार में एक बड़ी नियुक्ति पाकर बीजेपी के गुणगान गा रहे हैं, अब मोहम्मद जुबैर के साथ सोशल मीडिया पर उनका डिबेट और बहस हो गया। दोस्तों उन्होंने प्रोफेसर दिलीप मंडल के पुराने कृत्यों को याद दिलाते हुए कहा कि मगर प्रोफेसर दिलीप मंडल साहब, इस बात का आप द्वारा ब्राह्मणों पर लिखे गए अभद्र ट्वीट, मोदी को नाली में लौटने वाला नीच बोलने, तुलसीदास को नर्क में भेजने की बात कहने, ब्रह्मा वाली ट्वीट करने, जनेऊ वाले कार्टून और बाकी
350 ट्वीट जो आपने डिलीट कर दिए हैं उससे क्या लेना देना है? आप ही कह रहे थे मत करो आर्काइव, यानी लोग शेव ना करें, क्योंकि वो कभी भी अपने ट्वीट को डिलीट नहीं करेंगे। यानी अपने आइडिया को लेकर काफी ज्यादा बताते थे कि एकदम अडिग है, वो एकदम टिके रहेंगे अपनी बात पर। जो उन्होंने कहा है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, ब्राह्मणवाद को लेकर और तमाम अलग अलग विचारधाराओं को लेकर, भारतीय जनता पार्टी नेताओं को लेकर, मोदी और तमाम उनकी पॉलिसी को लेकर, लेकिन अचानक से पलटी मारते हुए कई सारे ट्वीट डिलीट उन्होंने किए हैं क्योंकि सरकारी उनको नियुक्ति मिल गई है। ऐसे में अब दिलीप मंडल के साथ हो रहे बहस में अलग अलग तरीके के आर्गुमेंट दिए जा रहे हैं दोस्तों। लेकिन यह बात तय है कि दिलीप मंडल ना तो अब अपने पुराने समर्थकों के द्वारा डिफेंड किए जा रहे हैं और ना ही राइट विंग यानी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाले लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो बीच में फंस चुके हैं। आपका क्या मानना है लिखकर जरूर बताइएगा। क्या सरकारी नियुक्ति के लिए लोग विचारधारा को इतनी ज्यादा पलट सकते हैं? ये पहली बार देखा गया है दोस्तों। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं बॉक्सर विजेंदर सिंह, लेकिन उनके बयान से ऐसा लग रहा है कि आज भी वो कांग्रेस पार्टी के समर्थक है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि उन्होंने विनेश फोगाट को लेकर एक और ऐसा बयान दिया है जो अमूमन कोई बीजेपी का नेता नहीं देता, लेकिन विजेंदर सिंह ने दिया है। विजेंदर सिंह कहते हैं कि विनेश फोगाट हमारी दीवानी की लड़की है, अगर वो चुनाव लड़ना चाहती है तो हमारी बहुत शुभकामनाएं उनके साथ में है। हम विनेश के साथ पहले भी थे और अभी भी है और आगे भी रहेंगे। दरअसल दोस्तों विनेश फोगाट ने, आप लोग जानते हैं कि किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और कौन आज उसी पार्टी में अभी भी है। ऐसे में विजेंदर सिंह की ओर से बयान देना कि वो विनेश फोगाट के साथ में, इसका सीधा मतलब यह है कि उनके विचारों को भी सपोर्ट करते हैं क्योंकि चुनाव लड़ने का भी समर्थन कर रहे हैं। और चुनाव विनेश फोगाट भारतीय जनता पार्टी से तो नहीं लड़ेंगे, ये तो पत्थर पर लिखी हुई लकीर की तरह है क्योंकि उनकी लड़ाई ही भारतीय जनता पार्टी के नेता के विरुद्ध थी और आज भी वो बीजेपी का नेता भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण से अपने पुत्र को सांसद बनाए हुए हैं। तो ऐसे में आप क्या मानते हैं दोस्तों कि विजेंदर सिंह जो बॉक्सर है, पॉपुलर बॉक्सर है, कई बार मेडल भी जीते हैं, कौन सी मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी के अंदर है क्योंकि विचारधारा तो उनकी एकदम बीजेपी से अलग है। साथ साथ 750 किसानों की शहादत का एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने अपमान किया है। कंगना रनावत ने एक इंटरव्यू के दौरान जो बातें कही है, फिर से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को अब जवाब देना पड़ेगा। दरअसल दोस्तों हरियाणा किसान आंदोलन को लेकर सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक था। सबसे ज्यादा किसान हरियाणा और पंजाब से आकर विरोध कर रहे थे और ऐसे में हरियाणा के अंदर चुनाव होने वाले और भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने चुनाव से एन पहले एक बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया है। बीजेपी की नेत्री कंगना रनावत 750 किसानों की शहादत को अपमान करते हुए किसानों को देशद्रोही बताने की कोशिश कर रही हैं और सत्ता का नशा कुछ इस तरीके से चढ़ा हुआ है कि कुछ भी अनाप शनाप बयान दे रही है। दोस्तों 750 किसानों की शहादत होने के बाद इस तरीके की बातें करना किसानों का साफ तौर पर अपमान है। हरियाणा कांग्रेस की ओर से कहा गया कि हरियाणा से भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है। ऐसे बयान के बाद तो और ज्यादा लोगों के पास बीजेपी के खिलाफ वोट देने का एक बड़ा मुद्दा रहेगा। साथ साथ हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव की तारीखों में बदलाव हो सकता है। सूत्रों ने जानकारी दी है कि राजनीतिक दलों की गुहार के बाद मंगलवार को निर्वाचन आयोग की बैठक में ऐलान कर दिया जाएगा। दोस्तों कांग्रेस पार्टी राज्य के अंदर कह रही है कि जो पहले चुनाव की तारीख थी उसी के हिसाब से वोट कराए जाए। चुनाव आयोग ने कुछ सोच समझकर ही तारीख का ऐलान किया होगा, लेकिन भाजपा के लोग कह रहे हैं कि लोग बड़ी संख्या में बाहर चले जाएंगे, छुट्टियां मनाने चले जाएंगे और एक बड़ा फेस्टिवल भी आने वाला है, इसलिए यहाँ पर 1 तारीख को वोट नहीं डाले जाने चाहिए बल्कि तारीख को आगे बढ़ाना चाहिए। अब दावा किया जा रहा है कि 6 से 7 दिन डेट बढ़ाया जा सकता है, यानी जो रिजल्ट 4 तारीख को आने वाले थे 4 अक्टूबर को, उसको भी एक्सटेंड किया जाएगा। साथ साथ दोस्तों एक पलट दूसरे पलटू राम को माला पहनाता हुआ दिल्ली में दिखाई दिया है। कांग्रेस पार्टी के नेता रहे अरविंदर सिंह लवली आजकल भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में प्रमुख नेता के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि अरविंदर सिंह लवली भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेताओं से भी ज्यादा बड़े भाजपाई बन गए हैं। उन्होंने 2 बार पलटी मारी थी, पहली बार कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन की, उसके बाद लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, फिर पलटी मारी, फिर भाजपा में आ गए और अब भारतीय जनता पार्टी में आम आदमी पार्टी से आने वाले 5 सांसदों को बीजेपी का पट्टा पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो बीजेपी ने भी मुहिम चला रखी है कि कांग्रेस मुक्त भारत नहीं करना बल्कि भाजपा को ही कांग्रेस युक्त भाजपा कर देना है और कांग्रेस पार्टी नेता बना रही है, लेकिन कुछ नेता छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं दोस्तों। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी का समय खराब आएगा और देखने को भी मिल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी पर सबसे ज्यादा दबाव यही नेता बनाएंगे और सारे छोड़कर एक साथ भागेंगे, जैसा कई राज्यों में देखने को मिल रहा है, खासकर महाराष्ट्र राज्य में और हरियाणा के अंदर हमेशा ऐसी अपडेट सामने आती रहती है दोस्तों। 5 पार्षदों के आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद बीजेपी के साथ जाने के बाद अब फिर वही अभियान चलने वाला है दोस्तों, जिसे आप कीचड़ अभियान कहते हैं, ऑपरेशन लोटस चलने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब दिल्ली में मेयर के इलेक्शन भी होंगे तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा यह मिला कि एलजी के द्वारा नियुक्त किए गए वरिष्ठ नागरिकों को कोर्ट की ओर से मंजूरी दे दी गई है, यानी एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में गैप काफी कम रह गया है और एमसीडी और लोकल इलेक्शन के अंदर एंटी डिफेक्शन एक्ट नहीं लगता, यानी अगर कोई नेता चाहे तो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा सकता है, उसकी पार्षदी नहीं जाती है, उसका पोस्ट नहीं जाता है और वो भारतीय जनता पार्टी में ही पार्षद बना ही रहेगा। तो शायद यही बड़ा कारण है कि अब मेयर का इलेक्शन जीतने के लिए इस तरीके से पार्षदों को अपनी पार्टी में लेकर बीजेपी नंबर्स बढ़ाना चाहती है। हालांकि आम आदमी पार्टी की ओर से क्या प्रतिक्रिया दी जाएगी, सबसे बड़ा सवाल है कि आम आदमी पार्टी भी बीजेपी के पार्षदों को अपने साथ में लेकर आएगी। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने 20 साल तक सुनियोजित तरीके से जानबूझकर झारखंड को पिछड़ा रखने का काम किया। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनी तो सत्ता लोलुप भाजपा को खून के घूंट पीने पड़ गए। 2019 से लेकर अभी तक भारतीय जनता पार्टी के हर षड्यंत्र का हर बार करारा जवाब दिया गया। हेमंत सोरेन जी ने आगे भी विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ हेमंत सोरेन डटकर मुकाबला करेंगे,
झारखंड मुक्ति मोर्चा ने होने वाले झारखंड के चुनाव को लेकर अपनी स्ट्रेटजी कंप्लीट कर दी है। साथ साथ दोस्तों भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हरियाणा कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री है, उनके आवास पर भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोक दल समेत विभिन्न दलों के नेताओं, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, पार्षदों, सरपंचों और पूर्व सरपंचों ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। इस दौरान प्रमुख रूप से जो महेश डामा है, जो जिला पार्षद रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के तौर पर जाने जाते रहे हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। सरदार राम सिंह कोडबा जो पूर्व प्रत्याशी नारायणगढ़ और पूर्व प्रदेश सचिव जननायक जनता पार्टी के रहे हैं, उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। सुरेश जो प्रधान सरपंच एसोसिएशन भवानी खेड़ा के हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। इस तरीके से डिटेल में जानकारी दी गई है कि कौन कौन से नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में कर्नाटका कांग्रेस विधायक बोले, कहा बीजेपी ने 100 करोड़ रुपए का ऑफर दिया है, सरकार गिराने के लिए 50 विधायकों को खरीदना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी कर्नाटका में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के ऊपर केस चलाने की इजाजत दी पहले गवर्नर ने। इसके बाद से ही अंदेशा जाहिर किया जाता है कि यह पूरी तरीके से प्लानिंग के तहत किया जा रहा है, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस खराब रहा तो अंदर खाने कई सारे नेता है जो मुख्यमंत्री को लेकर सवाल खड़ा करते हैं, और ऐसे में अब मुख्यमंत्री को पहले एक केस के अंदर लेकर आया जाएगा, उनकी छवि को खराब करने का प्रयास किया जाएगा और उनके विरोध में जो पार्टी के सुर है उसे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। और उसके बाद आप लोग जानते हैं कि ऑपरेशन कीचड़ का गंदा खेल खेला जाएगा ताकि विधायकों को अपने साथ में लेकर आया जाए और सरकार को गिरा दिया जाए। कर्नाटका एक ऐसा राज्य है जो काफी ज्यादा रिसोर्स रिच है, यानी जहां संसाधनों की सबसे ज्यादा उपस्थिति है। महाराष्ट्र कर्नाटका उन राज्यों में से एक है दोस्तों जहां पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी स्थिति में सरकार बनाना चाहती है। शायद यही बड़ा कारण है कि कर्नाटका में अब क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार 1 साल पूरा कर चुकी है, तो अब कहीं ना कहीं पार्टी के अंदरूनी कुछ विवाद को आगे बढ़ाकर राज्य में भारतीय जनता पार्टी वापसी करने के सपने देख रही है। हालांकि बीजेपी और उसके सहयोगी पार्टी जेडीएस पार्टी के पास आंकड़ा ही नहीं है, तो वो सरकार कैसे बनाएंगे, इसके लिए उनको विधायक तोड़ने पड़ेंगे। और अब जो दावा किया है कांग्रेस पार्टी के विधायक ने कि उनको 100 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया है, ये काफी ज्यादा संवेदनशील मामला है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर अगर महाविकास आघाड़ी गठबंधन की सरकार बन गई तो कर्नाटका अगले 5 साल तक कहीं नहीं जाने वाला है। कर्नाटका में सरकार मजबूती से चलती रहेगी, ऑपरेशन कीचड़ कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। साथ साथ शिवसेना महाराष्ट्र के 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है दोस्तों। महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं। अगर शिवसेना जो दावा किया जा रहा है उद्धव ठाकरे की पार्टी 100 सीटें लड़ेगी, तो बाकी जो 188 सीटें हैं उस पर एनसीपी और कांग्रेस पार्टी को आपस में सीटों का बंटवारा करना पड़ेगा। और क्योंकि कांग्रेस पार्टी राज्य में लोकसभा के अंदर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, तो वो शिवसेना से कम सीटों पर तो सेटल नहीं होंगे, तो फिर उनकी ओर से भी और सीटों की डिमांड की जाएगी। 120 के आसपास सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है और बाकी सीटें एनसीपी को दी जा सकती है, क्योंकि एनसीपी के ज्यादातर नेता अजित पवार के साथ चले गए हैं। तो ज्यादातर कैंडिडेट अजित पवार के पास में है। जो बड़े नेता है शरद पवार अपने दम पर ही कुछ उम्मीदवार जितवा पाएंगे और उनके पास उस लेवल के बड़े मजबूत उम्मीदवार नहीं है। जो वोट आएंगे शरद पवार के नाम पर आएंगे, तो कांग्रेस पार्टी हो सकता है कि बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनने के नाम पर राज्य में सबसे ज्यादा सीटों की दावेदारी करे। वैसे भी कांग्रेस पार्टी डिजर्व करती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने राज्य में सबसे ज्यादा बड़ा मुकाम हासिल किया, वो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनकर उभरे हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी महासचिव और राज्यसभा के सांसद रणदीप सुरजेवाला ने भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में मतदान की तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर तंज कसते हुए रविवार को कहा कि चुनाव आयोग छुट्टी देखकर ही चुनाव करवाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो सके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनाव की तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर बीजेपी जो कर रही है, ऐसा लग रहा है कि भाजपा डर चुकी है। इससे पहले हरियाणा के कैथल में अग्रवाल युवा सभा संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी के सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मौजूदा स्थिति में कांग्रेस पार्टी में कई लोगों को शामिल करवाया है और राज्य में सरकार बनाने का दावा भी किया गया है। दोस्तों आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता राजकुमार वेरका ने कंगना रनावत के खिलाफ एनएसए और एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि कंगना रनावत की ओर से देश के किसानों को लेकर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों उनके आंदोलन को डिमीन करने की कोशिश की जा रही है, उसका मतलब खत्म करने की कोशिश की जा रही है, जबकि 750 से ज्यादा किसानों ने पूरे आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाई थी। ये उनका अपमान है। साथ साथ पश्चिम बंगाल के लोग क्या प्रधानमंत्री मोदी को पनौती समझते हैं, ये सवाल पूछा गया है। दोस्तों ऐसा इसलिए सवाल पूछा गया क्योंकि कीर्ति आजाद टीएमसी के जो सांसद हैं उन्होंने एक पोस्ट किया था, इसमें प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर रही शेख हसीना से मुलाकात कर रहे हैं और इसी के साथ में ब्राजील के प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने मुलाकात की है और इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की थी, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। ये सारी तस्वीरें हैं दोस्तों, यानी जिसने प्रधानमंत्री मोदी से हाथ मिलाया वो सारे के सारे निपट गए। इस तरीके से कीर्ति आजाद ने तंज कसा है। इसके बाद बीजेपी वेस्ट बंगाल की ओर से जो जवाब दिया गया है दोस्तों, उसमें प्रधानमंत्री मोदी और ममता बनर्जी को साथ में दिखाया जा रहा है। इस पर मोहम्मद जुबैर ने सवाल पूछा है कि क्या अब ये जो तस्वीर शेयर की गई है मोदी और ममता बनर्जी की, क्या बीजेपी के लोग उनको पनौती समझते हैं? क्योंकि यही बताते हुए कीर्ति आजाद की ओर से पोस्ट किया गया था। यानी कौन है भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया हैंडल चलाने वाला बीजेपी वेस्ट बंगाल का, जिसे पता ही नहीं है कि मामला क्या है और एक तरीके से अपने ही नेता की बेइज्जती करवा दे रहे हैं। दोस्तों साथ साथ इंडिया टुडे ग्रुप की ओर से सी वोटर ने जो सवाल पूछा था मूड ऑफ द नेशन में, एमएसपी की गारंटी को लेकर भी सवाल पूछा गया था। जब लोगों से कहा गया कि आप बताइए कि क्या सरकार को एमएसपी पर लीगल गारंटी देनी चाहिए, तो इस पर 87% लोगों ने कहा कि बिल्कुल लीगल गारंटी देनी चाहिए। 9%
87% लोगों ने इस पर मनाही की है। रणविजय सिंह पत्रकार बोले, कहा आज तक वालों ने सर्वे कराया, 87% लोगों ने कहा कि किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी मिले। सर्वे ठीक है, आंकड़ा भी ठीक है, लेकिन हमारे मोदी को एआई से किसान क्यों बना दिया, ये सवाल पूछा गया है दोस्तों। क्योंकि तस्वीर जो शेयर की गई है उसे लेकर कई सारे सवाल खड़े किए गए हैं। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी किसानी करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। उन्होंने कभी ऐसी कोई तस्वीर तक नहीं खिंचवाई है जिसमें वो फसल उगा रहे हो, लेकिन एआई वाली तस्वीर का इस्तेमाल किया गया, उनको किसान के तौर पर दिखाने का प्रयास किया गया है। यानी जो तस्वीर एग्जिस्ट भी नहीं करती उसको भी एआई का इस्तेमाल करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके बनाया जा रहा है। साथ साथ दोस्तों मनु भाकर का झज्जर पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ है। शादी के सवाल पर शर्माई, मनु भाकर पेरिस ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर आई है और उसके बाद उनकी जमकर तारीफ हो रही है, जगह जगह स्वागत भी हो रहा है। वहीं पर जम्मू कश्मीर के अंदर गांदरबल सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला आगामी विधानसभा चुनाव में गांदरबल सीट से चुनाव लड़ेंगे। सांसद सैयद रहुल्ला मेहदी, पार्टी नेता नासिर असलम वानी और अनंतनाग राजौरी से सांसद मियां अल्ताफ अहमद की मौजूदगी में रविवार को ही पार्टी की बैठक के बाद उमर अब्दुल्ला का नाम का ऐलान कर दिया गया है। फारूक अब्दुल्ला चुनाव नहीं लड़ेंगे, उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था। इससे पहले उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलों को खारिज कर दिया था, लेकिन उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ेंगे। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, देखते हैं किसकी सरकार बनती है दोस्तों। क्योंकि 2009 से 2015 तक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे उमर अब्दुल्ला, 3 बार सांसद रह चुके हैं। 2008 से 14 तक गांदरबल सीट से और 2014 से 19 के बीच में बीरबाहा विधानसभा सीट से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। साल 2002 के विधानसभा चुनाव में उन्हें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के काजी मोहम्मद अफजल से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद से वो लगातार चुनाव जीत रहे हैं। उनके दावेदारी मुख्यमंत्री पद को लेकर भी काफी ज्यादा, कांग्रेस पार्टी के साथ उनका अलायंस भी है। साथ साथ केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी को करारा झटका उनके अपने ही लोग दे रहे हैं आजकल दोस्तों। लोक जनशक्ति पार्टी यानी अपने आप को चिराग पासवान मोदी का हनुमान बताते हैं, वह भी जातीय जनगणना का खुलकर समर्थन कर रहे हैं और पक्षधर बताते हुए जल्द से जल्द जातीय जनगणना कराने की मांग कर रहे हैं। लेटरल एंट्री का भी उन्होंने विरोध किया था। एससी एसटी रिजर्वेशन में जो वर्गीकरण का मामला था उसमें भी खुलकर उन्होंने विरोध किया था। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल बीजेपी पर इस बार जबरदस्त तरीके से हावी है दोस्तों। आलम यह है कि भारतीय जनता पार्टी को आंख बंद करके सपोर्ट करने वाली पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी अब खुलकर बोल रहे हैं और जातीय जनगणना से लेकर तमाम मामलों को लेकर जोर शोर से बीजेपी के खिलाफ मोर्चा भी खोले हुए इनडायरेक्ट तरीके से। साथ शिंदे गुट के पदाधिकारी नेव नानी ने बस इतना कहा कि हर किसी को बंदूक दी जाए। दरअसल दोस्तों महाराष्ट्र के बदलापुर में हुई घटना के मामले को लेकर यह बड़ी अपडेट सामने आ रही है। शिवसेना शिंदे गुट के एक पदाधिकारी ने विवादित बयान दिया है। अमरावती में शिंदे समूह के पदाधिकारी ननक राम नेवनानी ने महिलाओं को बंदूक देने की इजाजत देने के लिए सरकार से कहा है। यानी अपनी सरकार से उनको सवाल पूछना चाहिए था कि महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं है, लेकिन हथियार देने की बात कर रहे हैं। क्या इससे महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। और इस तरीके का ये जो बीजेपी और उससे जुड़े हुए सहयोगी के लोग तरीके बताते हैं, इससे क्या हिंसा भड़केगी और ज्यादा या फिर हिंसा शांत होगी? इससे क्या महिला विरोधी हिंसा कम होगी? ये बड़ा सवाल है जिस पर डिस्कशन होना चाहिए। सासा मोकामा के पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की है। सीएम से मुलाकात के बाद अनंत सिंह ने मीडिया से बात करते हुए 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे इस तरीके के बयान दे दिए हैं। जनता दल यूनाइटेड लगातार राज्य के अंदर कमजोर होती जा रही है दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि अब नीतीश कुमार सारे उन नेताओं को चुनाव लड़ाने के लिए मजबूर हो गए हैं जिन पर या तो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या फिर जिनका बैकग्राउंड ही इतना खराब है कि जनता उनको एक माफिया के तौर पर, एक बाहुबली के तौर पर देखती है। और ऐसे में अनंत सिंह पर कुछ गंभीर मामले दर्ज थे जिससे लेकर उनको मुक्ति मिल गई है कुछ दिन पहले ही। तो माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार, क्योंकि राज्य में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की है और जेडीयू के नेता है अनंत सिंह, तभी ऐसा किया गया है। आप लोगों की क्या राय है दोस्तों? लिखकर जरूर बताएगा। नीतीश कुमार की क्या मजबूरी है कि ऐसे सारे नेताओं को चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही है, चाहे आनंद मोहन हो या फिर अब अनंत सिंह को लेकर भी अपडेट है। साथ साथ जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। इस बीच डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी यानी डीपीएपी ने रविवार को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए 13 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी की है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद द्वारा गठित पार्टी का यह पहला विधानसभा का चुनाव है। पार्टी की ओर से डोडा पूर्व विधानसभा क्षेत्र से अब्दुल माजिद वानी को मैदान में उतारा गया है। पूर्व विधायक मोहम्मद अमीन भट्ट को देवसर से और पूर्व जम्मू कश्मीर के महाअधिवक्ता मोहम्मद असलम गोनी को भद्रवाह से चुनाव लड़ाने का ऐलान किया गया है। अमीर अहमद को भट्ट से चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही है। हालांकि इन नेताओं के चुनाव लड़ने से कोई फर्क पड़ेगा भी या नहीं पड़ेगा, बड़ा सवाल है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ये वोट ही काट पाएंगे। इससे ज्यादा तो उनके जीतने की संभावना है किसी एक दो नेता की। अगर वोट कई सारे अलग अलग पार्टियों में डिवाइड हो जाए तब जाकर इनमें से किसी एक के जीतने की संभावना है, वो भी काफी कम वोट लेके। साथ साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के सबसे हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद को चुनाव लड़ाने पर अपनी रजामंदी दे दी है। अजीत प्रसाद फैजाबाद अयोध्या सीट से सपा के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। अवधेश प्रसाद सांसद बन गए हैं तो मिल्कीपुर की सीट खाली हो गई है। इस सीट के खाली होने के बाद से यहाँ पर अजीत प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। क्या इससे पार्टी के कार्यकर्ता खुश होंगे? यह बड़ा सवाल है, या फिर नाराजगी देखने को मिलेगी? साथ साथ जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। 7 सीटों पर कैंडिडेट का ऐलान किया गया है। पुलवामा से फयाज अहमद सोफी और राजपुरा से मुदस्सिर हसन को टिकट दिया गया है। चुनाव की तैयारियों को लेकर तमाम राजनीतिक दल अपनी शुरुआत कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने पहली लिस्ट जारी की है। बनिहाल से मुदासिर अजमत मीर को प्रत्याशी
बनाया गया है। साथ साथ दोस्तों कोलकाता रेप की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष ने कपिल सिब्बल पर लगाए हैं गंभीर आरोप। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन विवादों में घिरता नजर आ रहा है। इसके अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप मर्डर मामले को लेकर कथित तौर पर एक प्रस्ताव जारी करने के बाद विवाद में घिर गए हैं। बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सी अग्रवाल ने कपिल सिब्बल के खिलाफ आरोप लगाते हुए उन पर घटना की गंभीरता को कमतर आंकने और चल रही जांच को प्रभावित करने का अपने पद का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। एक चिट्ठी में कपिल सिब्बल का जिक्र करते हुए अग्रवाल ने कहा है कि प्रस्ताव अनाधिकृत है और कार्यकारी समिति की सहमति के बिना एक तरफा रूप से जारी किया गया है। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर लूटपाट बंद करो, जनहित के लिए काम करो, नहीं तो श्रीलंका वाला और बांग्लादेश वाला हाल हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी के नेता नाना पटोले की ओर से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चेतावनी दी गई है। यहां तक कि दिल्ली की सरकार को भी उन्होंने चेतावनी देते हुए इन शब्दों का इस्तेमाल किया है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। जय हिंद।